हूं दीपाली राणा, आप देख रहे हैं योर मनी। पर्सनल फाइनेंस से जुड़ा हमारा बेहद ही खास शो जो हर रोज हम आपके लिए लाते हैं ताकि आपको समझा सके कि निवेश करना कितना जरूरी है या फिर कैसे आप अपने फाइनेंसेस को बेहतर बना सकते हैं। तो हर कदम पर मदद करने के लिए योर मनी हाजिर है। अगर आपके पास भी निवेश से जुड़ी हुई, इन्वेस्टमेंट से जुड़ी हुई या फिर आगे की प्लानिंग से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल है तो आप इस शो का हिस्सा बन सकते हैं। तरीका नोट कर लीजिए। सबसे पहले आप ईमेल के जरिए, व्हाट्सएप के थ्रू या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। 7045220000 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। ईमेल है yourmoney@nw18.com और साथ ही आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यानी फेसबुक, ट्विटर के थ्रू भी जुड़ सकते हैं। #आस्कआवाज योरमनी लिखकर आप अपना सवाल हमें भेज सकते हैं। तो फटाफट से आप फोन उठाइए और हमें अपने क्वेश्चंस भेजिए। साथ ही आप ये शो लाइव भी देख सकते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए। आज हमारे साथ आपकी सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए वाइस इन्वेस्ट के सीईओ हेमंत रुस्तगी मौजूद है। हेमंत जी नमस्कार, स्वागत है आपका। और हेमंत जी आपको बताएंगे आपके तमाम सवालों पर राय, साथ ही आपको बताएंगे बेहतर पोर्टफोलियो प्लानिंग कैसी होनी चाहिए। तो बिना देरी के क्वेश्चंस की तरफ रुख कर लेते हैं और जो पहले कॉलर है हमारे साथ वो भी कनेक्टेड है। हमारे साथ रितेश हैं गुवाहाटी से। रितेश नमस्कार, स्वागत है आपका। तो बताइए क्या सवाल लेकर आए हैं, क्या जानना चाहते हैं? चलिए, रितेश की फोन लाइन डिस्कनेक्ट हो गई है लेकिन इनका क्वेश्चंस ले लेते हैं। अगर वो रिकनेक्ट करेंगे तो उनको शामिल कर लेंगे। लेकिन जो डिटेल्स हेमंत जी उन्होंने हमारे साथ शेयर की है रितेश ने, उसके मुताबिक 20 इयर्स इनकी एज है, 10,000 की SIP स्टार्ट करना चाहते हैं और रिटायरमेंट के लिए निवेश करना चाहती हैं। किन फंड्स के साथ शुरू करूं? तो हालांकि इनसे बातचीत हो पाती तो इंटरेस्टिंग होता। 20 इयर्स की एज में ये इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हैं। 10,000 टू स्टार्ट विद डिसेंट अमाउंट है। दूसरी बात, प्लानिंग ये रिटायरमेंट की कर रहे हैं। अभी तो इनका सफर शुरू हुआ है आइडियली, बट कमेंडेबल है। अब बताइए इनके लिए क्या सजेशन, कैसे शुरुआत करें, क्या हो पहला कदम? कर रहे हैं अभी तो इनका सफर शुरू हुआ है आइडियली, बट कमेंडेबल है। अब बताइए इनके लिए क्या सजेशन, कैसे शुरुआत करें, क्या हो पहला कदम? सबसे पहले तो जैसा आपने बिल्कुल ठीक कहा, मतलब बहुत रेयरली ऐसा देखने को मिलता है कि 20 ईयर ओल्ड अपनी इन्वेस्टमेंट की प्रोसेस शुरू कर रहे हैं और वो भी रिटायरमेंट के बारे में। आई थिंक इसके बारे में 2-3 चीज कहना चाहूंगा कि इसका फायदा क्या है। सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि जब आप यंग एज में शुरू करते हैं आपको लंबा समय मिलता है, आपको जो हम बोलते हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग का फायदा होता है। जब आप इक्विटी जैसी एसेट क्लास में आप इन्वेस्ट करते हो तो उसका जो सही मायने में जो आपको फायदा मिलना चाहिए, और एक कॉम्बिनेशन है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग। आई थिंक जो मैक्सिमम बेनिफिट आपको इक्विटी का मिल सकता है वो है आप एक बेहतर इन्वेस्टर बनते हैं। क्योंकि अगर आप स्टार्टिंग में कुछ, अगर आप मिस्टेक्स भी करते हैं, गलतियां भी करते हैं, जब तक आप उस स्टेज पे पहुंचते हैं कि आपके पास सीरियस मनी इन्वेस्ट करने के लिए, तब तक अमूमन जो हमारा डर रहता है एज एन इन्वेस्टर इक्विटी से, वो निकल जाता है। हम समझ पाते हैं कि इक्विटी में इन्वेस्ट करने के प्रोज एंड कॉन्स क्या है, किस तरह की स्ट्रैटेजी है। तो आई थिंक रियली बिल्कुल आई टोटली एग्री, जैसा आपने बिल्कुल सही कहा, कमेंडेबल है कि इस यंग एज में आप रिटायरमेंट का सोच रहे हैं। आई थिंक बहुत ही अच्छा स्टेप है। अब इन्होंने कहा कि 10,000 रुपए वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो मैं मान के चल रहा हूँ कि ऑब्वियसली रिटायरमेंट की बात है तो बहुत ही लंबा समय इनके पास है। बट मैं चाहूंगा कि शुरुआत में, क्योंकि इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो एक वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाएं ताकि उसका फायदा उनको लॉन्ग टर्म में मिल सके। तो कुछ एक फंड मैं इनको रिकमेंड कर रहा हूँ, जैसे निपॉन मल्टी कैप फंड, जैसा कि नाम से पता चलता है ये एक मल्टी कैप फंड है। इसमें आप 4,000 रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं। कोटक इमर्जिंग इक्विटी जो एक मिड कैप फंड है, इसमें आप 3,000 इन्वेस्ट कर सकते हैं। और तीसरा जो ICICI प्रू लार्ज एंड मिड कैप, जो लार्ज और मिड दोनों के कॉम्बिनेशन का पोर्टफोलियो आपको देता है, वहां पे आप 3,000 इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये 10,000 से अपने इन्वेस्टमेंट को शुरुआत कीजिए। एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे और ऐड करना चाहूंगा, शुरुआत बहुत अच्छी है, आई थिंक बहुत क्लैरिटी है कि वो क्या करना चाहते हैं, बट एक चीज और कहना चाहूंगा कि जैसे जैसे आप आगे जाएं, आपकी इनकम बढ़े, कोशिश कीजिए कि अपनी इन्वेस्टमेंट को भी इन लाइन विद योर इनकम उसको आप बढ़ाते रहें। ऐसा नहीं है कि आप इस लेवल पे छोड़ दें, शुरुआत के लेवल पे बढ़ाते रहेंगे तो जो कॉर्पस है आपका वो कहीं ज्यादा बढ़े। ओके, तो 3 फंड्स के साथ शुरुआत कीजिए फिलहाल, निपॉन इंडिया मल्टी कैप, कोटक इमर्जिंग इक्विटी और साथ ही ICICI प्रू ब्लू एंड लार्ज एंड मिड कैप। इन फंड्स के साथ 10,000 के SIPs के साथ आप शुरुआत कर सकते हैं। बेहतर प्लानिंग के साथ आप चल रहे हैं। अगले कॉलर से बात करेंगे। विवेक रक्षित हमारे साथ हैं झारखंड से। विवेक जी गुड इवनिंग, बताइए क्या सवाल है? विवेक जी, अगर आपको ऑडियो मिल रही है तो प्लीज अपना सवाल पूछिए।
चलिए, शायद इन तक ऑडियो नहीं जा रही है और तब तक सवाल ले लेते हैं। एज इनकी 37 इयर्स है हेमंत जी, और LIC मल्टी कैप फंड में निवेश करना क्या सही रहेगा, साथ ही इसके क्या फायदे हैं, कितना रिटर्न इनको मिल सकता है? तो बेसिकली LIC मल्टी कैप फंड को लेकर ये जानकारी चाहते हैं। हाल ही में 6 अक्टूबर के आसपास ये लॉन्च हुई थी, तो बताइए क्या सजेशन है इस स्कीम के बारे में? जी दीपाली, बिल्कुल सही कहा आपने। ये जो LIC का जो मल्टी कैप फंड है, ये इसका अभी NFO पीरियड चल रहा है और ये NFO पीरियड जो है वो 20 अक्टूबर तक खुला हुआ है। यानी इस दौरान जो है आप एट पार यूनिट्स ले सकते हैं। थोड़ा सा ब्रीफली बताना चाहूंगा मल्टी कैप फंड के बारे में। मल्टी कैप फंड एज पर सेबी डेफिनेशन, जैसा कि नाम से पता चलता है कि डिफरेंट मार्केट कैप्स में इन्वेस्ट करते हैं। इसमें एक रूल ये है कि फंड मैनेजर को मिनिमम 25% हर मार्केट कैप में इन्वेस्ट करना होता है, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप। और जो बाकी 25% होता है वो उनके पास फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि उसको वो लार्ज कैप में या स्मॉल कैप में या मिड कैप में जहां भी चाहे इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है कि उसको इन्वेस्ट करे। तो मुझे लगता है कोई भी निवेश लॉन्ग टर्म में जो चाहते हैं कि मिनिमम इतना मेरा एलोकेशन तीनों सेगमेंट में बना रहे, उनके लिए जो मल्टी कैप एज ए कैटेगरी काफी अच्छा हो सकती है। अब क्योंकि ये नया फंड है और इस फंड में ऐसा कुछ नया नहीं है, और अगर मैं जनरली अगर मैं LIC के ट्रैक रिकॉर्ड की बात करूं तो मुझे उतना कंफर्ट नहीं आता है कि मैं बोलूं कि आप एक NFO में उसमें आप इन्वेस्ट करें। मैं चाहूंगा, क्योंकि इस फंड में कुछ नया नहीं है, ऐसे फंड और भी एग्जिस्टिंग मार्केट प्लेस में है आपके पास, तो मैं ये चाहूंगा कि अगर आप कंफर्टेबल हैं LIC में इन्वेस्ट करने से, तो उनको थोड़ा पोर्टफोलियो बनाने दीजिए, उनका थोड़ा ट्रैक रिकॉर्ड आने दीजिए, उसके बाद उसको कंसिडर कीजिए। पर जैसे मैंने कहा कि अगर मल्टी कैप एज ए कैटेगरी में आपको इन्वेस्ट करना ही है तो उसमें एग्जिस्टिंग फंड्स हैं जिनके काफी अच्छा परफॉर्मेंस ट्रैक रिकॉर्ड है, और वहां पे मेरी जो फर्स्ट चॉइस रहेगी वो रहेगी निपॉन इंडिया का मल्टी कैप फंड। बहुत ही लंबा इनका ट्रैक रिकॉर्ड है, काफी कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहे हैं। तो मुझे लगता है अगर आपको मल्टी कैप में इन्वेस्ट करना है तो किसी एग्जिस्टिंग फंड में, जैसा मैंने कहा, वहां पे जाइए। जहां तक रिटर्न का सवाल है, क्योंकि इक्विटी फंड है, देखिए ये बताना बहुत मुश्किल है एग्जैक्टली कितना रिटर्न मिलेगा, लेकिन हाँ इतना मैं कह सकता हूँ कि अगर आपका टाइम होराइजन मान लीजिए 10 साल है और आप सिस्टमेटिकली अगर और साथ में इन्वेस्ट करते रहे किसी भी फंड में, अच्छे फंड में, तो आप एक एवरेज रिटर्न 12% लेके चल सकते हैं। और अगर मैं हिस्टोरिकली देखूं, काफी सारे फंड की एवरेज भी देखूं, तो उससे ज्यादा रिटर्न जो है वो मिला है। तो मैं चाहूंगा कि आप वो एक 12% का रिटर्न मान के एज्यूम करके आप चल सकते हैं। ओके, चलिए, तो आपको LIC मल्टी कैप फंड के बारे में बताया गया है, लेकिन अगर आपको मल्टी कैप फंड के साथ ही जाना है तो हेमंत जी का सजेशन है कि आप निपॉन इंडिया मल्टी कैप फंड को ऑप्ट कर सकते हैं। बाकी LIC मल्टी कैप 20 अक्टूबर तक ये NFO खुला हुआ है, टाइम है आपके पास। एग्जिट लोड इसमें 12% के आसपास का है, और भी तमाम बारीकियां उस फंड से जुड़ी हुई आपको बताई गई हैं। अब अगले कॉलर से बातचीत करते हैं। कुमार कौशिक है हमारे साथ। कौशिक साहब नमस्कार, बताइए सवाल। मैडम नमस्ते। मैडम मैं म्यूचुअल फंड के रिलेटेड में बात करना चाहता हूँ, टेक्नोलॉजी बेस्ड म्यूचुअल फंड। तो मेरे पास जो ऑप्शन है मैडम, ICICI प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी फंड, टाटा डिजिटल इंडिया फंड और SBI टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी फंड। तो इन तीनों में से कौन सा अच्छा रहेगा फंड जिसमें मैं इन्वेस्ट करना स्टार्ट करूँ, SIP स्टार्ट करूँ? ठीक है, पूछ लेते हैं। तो आपने कहा 15 से 20 साल का आपका होराइजन है और टेक्नोलॉजी फंड आप जानना चाहते हैं। तो दो चीजें बेसिकली आपसे पूछना चाहते हैं। ये पहला तो ये कि टेक्नोलॉजी फंड में क्या इन्वेस्टमेंट करना सही है, और दूसरा क्या बेनिफिट्स हैं इस फंड के अगर ये ऑप्ट करते हैं तो। और कई सारे फंड्स के नेम भी इन्होंने लिखे हैं, जिसमें ICICI प्रू टेक, टाटा डिजिटल, SBI टेक अपॉर्चुनिटीज, आदित्य बिरला डिजिटल इंडिया, ये फंड्स क्या सही है ऑप्ट करने के लिए? बताइए क्या सजेशन। दीपाली, आई थिंक काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि ये सेक्टर फंड की बात करें तो मैं थोड़ा सा उसके बारे में बात करना चाहूंगा। देखिए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में एज ए सेक्टर की बात करें तो पिछले 10 साल भी अगर हम देखें परफॉर्मेंस, उस सेक्टर की परफॉर्मेंस काफी अच्छी रही है। और जैसा कि हम जानते हैं कि जब रुपी डिप्रिशिएट होता है तो ऐसे में IT सेक्टर को फायदा भी होता है। लेकिन पिछले कुछ समय से ये जो सेक्टर है ये दबाव में है, क्योंकि US में बात हो रही है स्लो डाउन की, रिसेशन की, फेड जिस तरीके से रेट हाइक कर रहे हैं, इस तरह से इन्फ्लेशन है, तो कहीं ना कहीं ये सेक्टर काफी प्रेशर में है, और जो इसकी परफॉर्मेंस में दिख भी रहा है। ये मैं कह सकता हूं कि जितने भी इन्होंने फंड की बात की उनके सबके पोर्टफोलियो बहुत अच्छे हैं, और ये जो कंपनीज हैं ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की कंपनी है। आई थिंक इनकी परफॉर्मेंस काफी अच्छी रही है, और मेरा ये मानना भी है कि आगे जाके ये जो सेक्टर है इसमें काफी पोटेंशियल है, अगर आप करंट वॉलेटिलिटी से अगर आप कंफर्टेबल हैं तो। लेकिन
इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे जानना यह है कि जब सेक्टर फंड में आप इन्वेस्ट करते हो, चाहे कोई भी सेक्टर हो, उनका जो इन्वेस्टमेंट यूनिवर्स है वो एक नैरो रहता है, क्योंकि एक सेक्टर में ही इन्वेस्ट करते हैं, तो वो जो डाइवर्सिफिकेशन की जो प्रोटेक्शन है वो नहीं मिलती है। तो अगर ये एक फंड आपके पोर्टफोलियो में एक एडिशनल फंड है, अगर आपके पास ऑलरेडी वेल डाइवर्सिफाइड फंड्स हैं, तो आप सेक्टर फंड इंक्लूड करना चाहें समझते हुए कि उसके प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं, तो आप डेफिनेटली कर सकते हो। बट अगर इकलौता फंड आपके पोर्टफोलियो में होने वाला, तो फिर मैं चाहूंगा थोड़ा सा आप रिकंसीडर करें, क्योंकि कोई भी अच्छा परफॉर्मिंग फंड आप देखेंगे वहां पे आपको टेक्नोलॉजी सेक्टर में अच्छा खासा एक्सपोजर मिलेगा। तो ये आई थिंक 2-3 चीजें आपको ध्यान रखनी होगी। जहां तक 3 फंड की इन्होंने बात की, मेरे हिसाब से तीनों फंड्स के पोर्टफोलियो काफी अच्छे हैं, परफॉर्मेंस काफी अच्छा है। बट अगर उनको एक चुनना है तो शायद मैं रिकमेंड करूंगा कि वो आईसीआईसीआई प्रूव टेक्नोलॉजी फंड को डेफिनेटली कंसीडर कर सकते हैं। बट जैसे मैंने कहा, सारे फंड्स जितने भी हैं हाई क्वालिटी फंड है, अच्छी परफॉर्मेंस है और क्वालिटी ऑफ पोर्टफोलियो भी अच्छा है। ओके, ठीक है। चलिए, तो आपको टेक्नोलॉजी फंड से जुड़ी तमाम बातें बताई गई हैं, उसी के हिसाब से आप स्ट्रैटेजी प्लान कर सकते हैं। इनसे जुड़े हुए जोखिम और साथ ही साथ किस कैटेगरी में आते हैं, क्या पूरी इन्वेस्टमेंट इन फंड्स में करनी चाहिए या छोटा चंक कर सकते हैं, तमाम बातें आपको बताई गई हैं। अभी भी कोई अगर क्वेरी हो, कोई सवाल हो, तो आप फिर से अपना सवाल भेज सकते हैं। अगला सवाल लेंगे ईमेल के थ्रू। साबिर ने भेजा है, गुजरात से, 31 साल इनकी उम्र है। मौजूदा इनकी एसआईपी 5000 की चल रही है, जिसमें इन्होंने 5 ही फंड्स चुने हुए हैं। 500 से 1000 की एसआईपी है, 2000 की इनफैक्ट। 15 साल का होराइजन है। तो गोल्ड, एसबीआई गोल्ड ईटीएफ, आईसीआईसीआई प्रू सिल्वर ईटीएफ, टाटा डिजिटल, टाटा स्मॉल कैप, कोटक निफ्टी 50 इंडेक्स, आईसीआईसीआई प्रू फ्लेक्सी कैप। पहली तो फंड की चॉइसेस इनकी आपको कैसी लगी? दूसरी है 5000 की एसआईपी के लिए क्या 5 फंड्स रखना सही है? और साथ ही इसी इन्वेस्टमेंट से 15 साल में कितना एक्यूमुलेट कर लेंगे ये? जी, पहले शुरुआत करते हैं कि अगर ये 15 साल तक अपना इन्वेस्टमेंट प्रोसेस 5000 का अगर कंटिन्यू करते हैं एसआईपी से, क्योंकि इक्विटी फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, जैसा मैंने पहले कहा था, हम 12% का रिटर्न एज्यूम करके चल रहे हैं, तो करीब करीब 25 लाख का ये पोर्टफोलियो बना पाएंगे। मुझे लगता है पोर्टफोलियो डेफिनेटली ओवर डाइवर्सिफिकेशन है, छोटे छोटे अमाउंट है, और मुझे लगता है कहीं ना कहीं इनको पोर्टफोलियो को कंसोलिडेट करना चाहिए। जैसे इनके पास गोल्ड ईटीएफ है, सिल्वर ईटीएफ है, एक टाटा डिजिटल फंड, सेक्टर फंड की हमने बात की। ये जो 3 फंड है, देखिए, ये जो गोल्ड या सिल्वर दोनों का आपके पोर्टफोलियो में रोल हो सकता है, लेकिन इंपॉर्टेंट है कि आपके पोर्टफोलियो का साइज क्या है, आप किस तरीके से इन्वेस्ट कर रहे हैं, कितने साल से इन्वेस्ट कर रहे हैं, किस तरह का कॉर्पस बनाया है, ये सब चीजों को ध्यान में रखते हैं और ऑब्जेक्टिव क्या है, तब आप डिसाइड कीजिए कि आपको किस तरह से पोर्टफोलियो में एसेट एलोकेशन करना है। जब आप 5000 की इन्वेस्ट कर रहे हैं और जाहिर सी बात है 15 साल का आपका समय है, आप एक तरह से किसी भी पर्पस के लिए कॉर्पस बिल्ड करना चाहते हो, तो 15 साल की टाइम होराइजन में मेरा ये मानना है कि इक्विटी में पोटेंशियल है कि वो गोल्ड और सिल्वर से आपको ज्यादा रिटर्न दे। सेक्टर फंड के बारे में पहले मैंने भी बताया कि आप अगर नए निवेशक हैं, छोटे निवेशक हैं, सेक्टर फंड में वॉलेटिलिटी ज्यादा होती है। हाँ, ये बात सही है कि अगर उसकी टाइमिंग सही हो तो उसमें परफॉर्मेंस अच्छी होती है, तो बड़ा समझ के आप ऐसे फंड्स में आप एक्सपोजर लीजिए। तो मेरा ये सजेशन रहेगा कि ये 3 फंड, जैसे मैंने कहा, इसमें 500 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसको अगर ये डिसकंटिन्यू करें तो पोर्टफोलियो में थोड़ा कंसोलिडेशन भी होगा, और उसके सामने अगर एक कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटी, जो एक वेल डाइवर्सिफाइड लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी का फंड है, काफी अच्छा पोर्टफोलियो है, परफॉर्मेंस कंसिस्टेंट ट्रैक रिकॉर्ड है उनका, वो आप करें तो पोर्टफोलियो में कंसोलिडेशन होगा, और मुझे लगता है शायद लॉन्ग टर्म में अपना रिटर्न भी थोड़ा सा बेहतर कर पाए। ठीक है, चलिए, तो कुछ फंड से आपको निकलना है जिसमें एसबीआई गोल्ड ईटीएफ, आईसीआईसीआई प्रू सिल्वर ईटीएफ है, टाटा डिजिटल है, बाकी फंड्स के साथ आप कंटिन्यू कर सकते हैं। चलिए, रुक रहे हैं इसी साथ एक ब्रेक ले, लौटेंगे तो कुछ और क्वेश्चंस को करेंगे शामिल। आप देखते रहिए यौम मनी। मौजूद हैं जो आपके तमाम सवालों को आंसर कर रहे हैं, और क्विकली कुछ और सवाल लेते हैं। ईमेल के थ्रू में सवाल भेजा है नितिन ने लुधियाना से। 38 इयर्स इनकी एज है। म्यूचुअल फंड में निवेश को लेकर इनको सजेशंस चाहिए। ये एसआईपी शुरू करना चाहते हैं 6 to 10 इयर्स के होराइजन के साथ। इनिशियल एसआईपी अमाउंट इनका रहेगा 30,000 का। तो बताइए किन फंड्स के साथ पोर्टफोलियो क्रिएट करें? देखिए, क्योंकि इनका समय जो है यहाँ पे 6 से 10 साल इन्होंने कहा है, तो बहुत लंबा समय नहीं है, क्योंकि स्पेशली जब आप एसआईपी के द्वारा इन्वेस्ट करते हैं तो आपकी जो एवरेज होल्डिंग पीरियड है वो काफी कम हो जाती है। तो वो दोनों चीजों का हमें ध्यान रखना होगा कि यहाँ पे ग्रोथ भी मिले और किसी तरीके से थोड़ी सी बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी भी पोर्टफोलियो में ना हो। तो मैं चाहूंगा कि इनके इस टाइम होराइजन के लिए एक ऐसा पोर्टफोलियो बनाए जो इक्विटी और हाइब्रिड फंड का मिक्स हो, लेकिन इक्विटी में जो बायस जो है, यानी जो ज्यादा एक्सपोजर जो है वो लार्ज कैप में हो। तो मैं 4 फंड इनको रिकमेंड कर रहा हूँ उनकी 30,000 इन्वेस्टमेंट के लिए।
एक तो जैसा मैंने कहा हाइब्रिड फंड में दो दो फंड्स मैं रिकमेंड कर रहा हूँ। एक तो आईसीआईसीआई प्रू का इक्विटी एंड डेट फंड जो एग्रेसिव इक्विटी हाइब्रिड फंड है, और देन कोटक का बैलेंस एडवांटेज फंड जो कि एक डायनेमिकली एसेट एलोकेशन इसमें मैनेज होती है डिपेंडिंग ऑन मार्केट लेवल, इक्विटी लेवल ऊपर नीचे जाता है। तो ये दो फंड्स हैं। तीसरा फंड एक लार्ज कैप कैटेगरी में जो है निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड देखें, और एक लार्ज और मिड कैटेगरी में एचडीएफसी का लार्ज एंड मिड कैप फंड मुझे लगता है इनके पोर्टफोलियो के लिए वो सही रहेगा। और जैसा मैंने कहा क्योंकि लंबा समय नहीं है, इसमें भी अगर थोड़ा क्लैरिटी लेके आए कि वो 6 साल है या 10 साल, क्योंकि 10 साल अगर करेंगे तो 4 साल में इनको जो पर्पस जो बनेगा वो काफी बड़ा बन सकता है। तो अगर थोड़ी सी और क्लैरिटी लाए, क्योंकि अब रेंज काफी बड़ा है 6 से 10, अगर वो थोड़ा और क्लैरिटी लेके आए, फिक्स करें कि वो मेरा टाइम होराइजन कितना है, तो मुझे लगता है कि सही मायने में इस पोर्टफोलियो से जो उनको पोटेंशियल है उसका पोर्टफोलियो का उनको रिटर्न उनको मिल पाएगा। ओके तो 4 फंड्स आपको सुझाए गए हैं, आईसीआईसीआई प्रू इक्विटी एंड डेट फंड, कोटक बैलेंस्ड एडवांटेज फंड, निपॉन इंडिया लार्ज कैप और साथ ही एचडीएफसी का लार्ज एंड मिड कैप। और आप इन सभी में 7-7 हजार 8-8 हजार रुपए डाल सकते हैं और 6 to 10 ईयर्स की अवधि के लिए आप इन फंड्स के साथ शुरुआत कर सकते हैं। जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़े और इन्वेस्टमेंट्स भी आप ऐड कर सकते हैं, हाइब्रिड फंड आप ऐड कर सकते हैं फॉर इंस्टेंस। आगे बढ़ेंगे। अनिल रतूरी ने देहरादून से सवाल भेजा, 54 साल इनकी उम्र है, मंथली इनकम है इनकी 3 लाख के आसपास और इनकी जो एसआईपी है वो 1 लाख रुपए के आसपास की चल रही है फिलहाल, जिसमें इनकी जो अब तक के पोर्टफोलियो की वैल्यू है वो 37 लाख है। 50,000 एडिशनल एसआईपी करना चाहते हैं ये। टारगेट इनके 1 करोड़ का टारगेट 6 ईयर्स में है, अगेन 6 ईयर्स में रिटायरमेंट के वक्त 2 करोड़ का टारगेट, तो यानी टोटल 3 करोड़ का टारगेट है नेक्स्ट 6 ईयर्स में। 10 ईयर्स में 50 लाख का टारगेट है। फिलहाल के जो फंड्स है इनके पास वो करीब करीब 8 फंड है जिनमें 5 से 10 हजार की एसआईपी चल रही हैं। फंड्स की डिटेल है आपके पास। साथ ही कुछ और फंड्स भी हैं जिनमें मोतीलाल ओसवाल फ्लेक्सी कैप जैसे फंड्स हैं जहां पर 20-20 हजार की एसआईपीज हैं। तो पूरी पोर्टफोलियो की डिटेल्स हैं हेमंत जी आपके पास, बड़ा पोर्टफोलियो है, बट सवाल यही है कि इन फंड्स के साथ ही स्टिक करें और दूसरा ये कि इनके गोल्स हासिल करने के लिए मौजूदा अमाउंट काफी है या इंक्रीज करना होगा। जी बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि जिस तरह की डिटेल हमें चाहिए होती है कि हम सही तरीके से सलाह दे सके, आई थिंक वो पूरी इंफॉर्मेशन इन्होंने दी है यहाँ पे। इनकी शुरुआत करते हैं कि जो इनकी जो इन्वेस्टमेंट है वो करीब 1 लाख रुपए की एसआईपी से इन्वेस्ट कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि 50,000 रुपए एडिशनल इन्वेस्ट करना चाहते हैं। इनके पास 2 पोर्टफोलियो उन्होंने अलग अलग लिस्ट किए हुए हैं, एक में 8 फंड्स हैं और दूसरे जो 50,000 की जो इन्वेस्टमेंट है उसमें वो 3 फंड है। इनके 3 गोल्स हैं जैसा आपने बताया कि 6 साल के बाद उनको अपने बेटे की पढ़ाई के लिए करीब 1 करोड़ चाहिए, अपने खुद की रिटायरमेंट के लिए 2 करोड़ और 10 साल के बाद बेटे की शादी के लिए उनको करीब 50 लाख चाहिए। तो अभी हम एक एक करके अगर गोल लें कि किस तरीके से ये अपने अपने लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे, तो सबसे पहले हम लेते हैं रिटायरमेंट, क्योंकि वहां पे जो इनकी रिक्वायरमेंट है वो करीब करीब 2 करोड़ की है। तो हम क्या करेंगे, जो 50,000 की इन्वेस्टमेंट जहाँ पे वो 3 फंड है, जैसा आपने बताया कि मोतीलाल ओसवाल फ्लेक्सी कैप और एल&टी हाइब्रिड, ये जो इस तरह के 3 फंड है उसको अगर हम ले वो, और जो एडिशनल इन्वेस्टमेंट 1,50,000 की करना चाहते हैं वो अगर हम पूरा का पूरा अलाइन करें इनकी रिटायरमेंट से, तो ये करीब करीब अपने लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे। तो पहला तो मतलब 1.5 लाख में से 1 लाख की इन्वेस्टमेंट जो है इनको अपने रिटायरमेंट गोल के लिए लगानी होगी, तब जाके वो अपने लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे। लेकिन यहाँ पे कुछ चेंजेस इनको करने की जरूरत है मुझे लगता है परफॉर्मेंस के हिसाब से। जैसे मोतीलाल ओसवाल का जो फ्लेक्सी कैप फंड है उसके सामने अगर आप देखें तो कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटी एक अच्छा ऑप्शन रह सकता है। एल&टी इक्विटी हाइब्रिड के सामने आईसीआईसीआई प्रू इक्विटी एंड डेट वो रहे। तीसरा फंड जो है मिराई का लार्ज कैप वो अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। इसके अलावा जैसे इन्होंने कहा कि हम 50,000 की इन्वेस्टमेंट और करना चाहते हैं एडिशनल, तो वहाँ पे 3 फंड जो है वो कंसिडर कर सकते हैं। एक निपॉन का मल्टी कैप फंड देख सकते हैं मुझे लगता है, और एक एसबीआई का लार्ज एंड मिड कैप और पीजीआईएम का फ्लेक्सी कैप। ये 3 फंड और जो पहले के 3 फंड है उसमें 2 चेंजेस करके कुल मिला के 6 फंड है, उसका पोर्टफोलियो बनेगा और ये अपने रिटायरमेंट के लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे। अब बाकी 2 लक्ष्य हैं इनके, बेटे की एजुकेशन और उनकी मैरिज के लिए। इन्होंने कहा कि जो 50,000 की जो इन्वेस्टमेंट है उसके अलावा इनके पास 50 लाख रुपए एफडी में है। तो पहली बात, क्योंकि इनके लक्ष्य बड़े हैं, समय बहुत ज्यादा है नहीं, अगर ये एफडी के सामने अगर जैसे बैलेंस एडवांटेज फंड है उनमें अगर ये इन्वेस्ट करें और जो 50,000 की एसआईपी अगर कंटिन्यू करें, तब ये दोनों लक्ष्य उससे पूरे कर पाएंगे। तो बैलेंस एडवांटेज फंड जैसा मैंने पहले भी बताया कि अच्छी कैटेगरी है, स्पेशली उन इन्वेस्टर्स के लिए जो नहीं चाहते कि बहुत ज्यादा एक्सपोजर इक्विटी में हो, लेकिन उनको एफडी या जो दूसरे ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है उनसे बेटर रिटर्न में। तो वहाँ पे 3 फंड मैं बता रहा हूँ, आईसीआईसीआई का बैलेंस एडवांटेज फंड, कोटक का बैलेंस एडवांटेज फंड और निपॉन का बैलेंस एडवांटेज। जो
बाकी 8 फंड हैं उसमें से भी मुझे लगता है कुछ चेंजेस करने की जरूरत है। जैसे आईसीआईसीआई टेक फंड इनके पास है, कोटक का गोल्ड फंड इनके पास है, सैमको फ्लेक्सी कैप फंड उनके पास है, और तो इस तरह के जो फंड हैं 4 फंड, इनमें आप चेंजेस कीजिए और उसके सामने जो निपॉन लार्ज कैप ले सकते हैं आप, और एचडीएफसी का लार्ज एंड मिड और कैनरा रोबेको का लार्ज एंड मिड। चेंजेस करने की जरूरत है पोर्टफोलियो में, जो इन्वेस्टमेंट है उनको गोल से अलाइन करने की जरूरत है। अगर ये डिसिप्लिन रखें जैसा मैंने इनको बताया, चेंज करें, तो डेफिनेटली अपने तीनों लक्ष्यों को पूरा कर पाएंगे। ओके, चलिए, तो थोड़े चेंजेस आपके पोर्टफोलियो में सजेस्ट किए गए हैं, गोल्स आप अपने हासिल कर सकेंगे, पोर्टफोलियो में बदलाव कीजिए, तमाम डिटेल्स आप अपनी स्क्रीन पर देख भी सकते हैं और उसके हिसाब से आप अपने पोर्टफोलियो में बदलाव करके आगे बढ़िए। चलिए, शुक्रिया हेमंत जी आने के लिए शो में और अपने सभी क्वेरीज को हेल्प करने के लिए, सभी व्यूअर्स को बताने के लिए किस तरीके से वो अपने पोर्टफोलियो को बेहतर बना सकते हैं। इसी के साथ एक ब्रेक के लिए भी रुक रहे हैं, लेकिन ब्रेक में जाते जाते वक्त आप देख सकते हैं कुछ फंड्स अपनी स्क्रीन पर जो कि हेमंत जी की टॉप पिक्स हैं, उन्हें आप नोट कर लीजिए। अगर आप पोर्टफोलियो क्रिएट करना चाहते हैं, एडिशन करना चाहते हैं, तो इन फंड्स के साथ जा सकते हैं। निपॉन इंडिया मल्टी कैप, कोटक इमर्जिंग इक्विटी, आईसीआईसीआई प्रू लार्ज एंड मिड कैप, एचडीएफसी लार्ज एंड मिड कैप। इसी के साथ योर मनी में इतना ही। नमस्कार।